हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुलवीर शर्मा, बायो फैकल्टी एट CVPS इंटीग्रेटेड स्टार कोर्स। आज फिर 20 क्वेश्चंस हम लेकर आपके सामने आ गए हैं और आज का टॉपिक हमारा एक आप आसान मानते हो। टॉपिक का नाम हमारा रहेगा ऑर्गेनिज्म्स एंड पॉपुलेशन। और देखिए, भले ये टॉपिक आसान हो लेकिन क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं और हम फिर आपसे वही वादा करते हैं कि हम वही क्वेश्चन लेकर आते हैं जिनमें कुछ ना कुछ समझने की ज़रूरत होती है या कोई ना कोई उसमें ट्विस्ट होता है। चलिए, बिना देर किए हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं और टॉपिक पता चलेगा आपको। टॉपिक का नाम है ऑर्गेनिज्म्स एंड पॉपुलेशन। और हम सब जानते हैं कि ऑल लिविंग बीइंग्स आर द ऑर्गेनिज्म विच हु हैज़ लाइफ, दैट इज ऑर्गेनिज्म। और उसी से कंसर्न इस लेसन में क्वेश्चन पूछे गए हैं और पहला क्वेश्चन आ गया है, निके इज डिफाइंड एज। निके क्या होता है? अब इसका प्रोनाउंसिएशन लोग अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन जो इसका अप्रोप्रिएट प्रोनाउंसिएशन निके ही है। कोई नीचे बोलता है, कोई निके बोलता है, तो एक्चुअल निके ही वर्ड इसको प्रोनाउंसिएट किया जाता है। देखिए, निके क्या है? एक पूरा हैबिटेट होता है। उस हैबिटेट का वो पार्ट जो कोई ऑर्गेनिज्म अपने लिए यूज करता है, अपने रहने के लिए, अपने रिप्रोडक्शन के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए, वो उसका निके होता है। एग्जाम्पल समझा दूँ आपको। सपोज एक पॉन्ड है, उस पॉन्ड में लगभग 20 फ्रॉग्स हैं, तो हर फ्रॉग उस पॉन्ड का कुछ पार्ट यूज करेगा, उसमें रहेगा, उसमें अपना रिप्रोडक्शन करेगा, एग लेइंग करेगा। तो वो जिस एरिया को एक फ्रॉग यूज कर रहा है वो उसका निके है। ठीक है। और निके जो है वो किसी भी स्पीसीज के लिए मोस्ट प्रोटेक्टेड और मोस्ट फैमिलियर जोन होता है। एक रफ एग्जाम्पल दूँ, अगर मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि भाई वहाँ पे झगड़ा हो गया, दंगा हो गया, रॉयट्स हो गए, भाग लो, आप अपने घर की तरफ भागोगे, है ना, क्योंकि वहाँ आपको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा। जैसे हमारा घर हमारे लिए हमारा निके है, हालांकि बहुत परफेक्ट आंसर नहीं है क्योंकि हम निके हर से हम कंपेरिजन कर सकते हैं, लेकिन घर के साथ साथ, रहने के साथ साथ, जहाँ रिप्रोडक्शन करते हैं, जहाँ काम करते हैं, वो सब मिला के निके बनता है। तो देखते हैं यहाँ पर इस बात को कहाँ समझा गया है। कॉम्पिटेंट ऑफ एन इकोसिस्टम नहीं है, एन इकोलॉजिकल अडेप्टेड जोन ऑफ ए स्पीसीज। ये स्पीसीज बात होगी, जबकि यहाँ पर बात होनी इंडिविजुअल की, गलत हो गया। द फिजिकल पोजिशन एंड फंक्शनल रोल ऑफ ए स्पीसीज विद इन द कम्युनिटी। ये बिल्कुल सही जवाब है कि किसी स्पीसीज का जहाँ पर वो रहती है और फंक्शनल अपना जो लाइफ गुजारती है वो उसका निके होता है। तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो निके का यहाँ पर डेफिनेशन निकल के आ रही है, वो यही है, द फिजिकल पोजीशन एंड फंक्शनल रोल ऑफ ए स्पीसीज विद इन द कम्युनिटी। ठीक है। तो देखिए, निके वर्ड याद रखिए, आंसर में निके लिखा हुआ है, बहुत डिफाइन उसको नहीं किया गया है। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन बेस पर उसकी डेफिनेशन आप जान सकते हो। और मैंने समझाया फ्रॉग के एग्जाम्पल से, तो उससे आपको क्लियर हो गया होगा। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। और सेकंड क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट टाइप ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन स्पीसीज ए एंड स्पीसीज बी। यहाँ पर स्पीसीज ए है, यहाँ पर स्पीसीज बी है, तो उनके बीच में इंट्रैक्शन क्या है? हमने इस लेसन में कई सारे इंट्रैक्शन पढ़े हैं और वो इंट्रैक्शन इंटर स्पेसिफिक हैं, यानी विद इन टू स्पीसीज। अगर सेम स्पीसीज बीच में होता है तो इंट्रा बोलते हैं, और विद इन टू स्पीसीज बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक बोलते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उन रिलेशन दो स्पीसीज के बीच में है, एक स्पीसीज ए से बी है। अब यहाँ पर जो ए है तो प्लस से रिप्रेजेंट किया गया, इसको फायदा हो रहा है, बेनिफिटेड स्पीसीज है। यहाँ पर माइनस है और ये नुकसान हो रहा है। तो देखिए, कंपटीशन की बात करूँ तो दोनों को नुकसान होता है। कंपटीशन एक ऐसा रिलेशन है जिसमें स्पीसीज ए और स्पीसीज बी दोनों नुकसान होता है। ये तो नहीं हो गया, एक फायदा और नुकसान हो रहा है। अब उसके बाद ये तो गलत हो गया, कंपटीशन दूसरा वो ही हो गया। एमेंसलिज्म में एक को होता है बेनिफिट और दूसरा एक रहता है न्यूट्रल, दूसरा होता है हार्म, यानी एक जीरो से आएगा और एक माइनस से आएगा। वो तो यहाँ पर कहीं है नहीं, गलत हो गया। उसके बाद प्रीडेशन, यस, प्रीडेशन में क्या होता है? प्रीडेशन में एक को बेनिफिट होगा, जो प्रीडेटर है उसको बेनिफिट होगा, और जो प्रे है उसको नुकसान होगा, जान जाएगी। यहाँ पर पहला जो है वो प्रीडेटर रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा क्या है कि दोनों स्पीसीज ए और बी दोनों को प्लस से सिंबलाइज किया है, दोनों को बेनिफिट हो रहा है। और जिस रिलेशन दोनों बेनिफिट होता है
उसका नाम है म्यूचुअलिज्म। तो पहला सही हो, दूसरा ही हो गया। और यहाँ पर थर्ड में स्पीसीज ए स्पीसीज दो बोथ आर सफरिंग फ्रॉम हार्म, और वो रिलेशन कॉम्पिटिशन है, यहाँ पर कॉम्पिटिशन आ गया। तो यानी जो हमें डेटा दिया गया है, सिंबल दिए गए हैं, उनके बेस पर आंसर डी निकल के आया। और डी निकल क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर 1 + 1 - बेनिफिट लॉस, दोनों बेनिफिट और यहाँ पर दोनों नुकसान, उसके अकॉर्डिंग जो रिलेशन है वो प्रीडेशन, म्यूचुअलिज्म और कॉम्पिटिशन हो गया। चलिए, तो उम्मीद है कि आप इन सारे रिलेशनशिप को जो भी इसमें दी गई हैं, कॉमेंसलिज्म है, प्रीडेशन है, पैरासिटिज्म है और सेक्सुअल डेसिट है, म्यूचुअलिज्म है, इन सब को अच्छी तरह क्लियर रखिए, विद एग्जांपल याद रखिए। और यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी मैचिंग में भी कई बार आया हुआ है। तो अब अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ऑर्किड ग्रोइंग एज एन एपीफाइट, बट ध्यान दीजिए एपीफाइट ऑन ए मैंगो ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए ऑर्किड प्लांट है और ये दूसरे प्लांट की ब्रांच पर ग्रो करेगा, लेकिन याद रखिए उससे अपनी कोई रिक्वायरमेंट वो पूरी नहीं करेगा। अगर रिक्वायरमेंट पूरी करता तो ये होता है पैरासाइट, पर बिकॉज इट इज नॉट फुलफिलिंग इट्स रिक्वायरमेंट, इट इज नॉट पैरासाइट। केवल ये उससे जगह मांग रहा है कि भाई स्पेस दे दे मुझे, मैं अपना फोटोसिंथेसिस खुद करूँगा, मैं अपना एब्जॉर्प्शन कहीं से मैनेजमेंट खुद करूँगा, लेकिन कोई नुकसान नहीं करूँगा। तो ऐसे प्लांट जो दूसरे प्लांट पर ग्रो करते हैं बट डज नॉट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम दैट प्लांट, दे आर कॉल्ड एपीफाइट्स। अब मैंगो कह रहा है भैया मुझे क्या नुकसान हो रहा है, तू ग्रो कर ले मेरे ऊपर, उसे लेगा ही नहीं कुछ, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो इस रिलेशन बोलते हैं कॉमेंसलिज्म, जिसमें एक को फ़ायदा होता है और दूसरा न्यूट्रल होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आप ट्रैवल कर रहे हो प्लेन से, आपने एक अच्छी मैगजीन खरीदी हुई है, आप उसे पढ़ रहे हो और पढ़ के आप उसे रखने वाले थे, आपके पड़ोस पैसेंजर ने मांग लिया कि भाई ज़रा हमें दे दो, हम पढ़ लेंगे। तो उसने पढ़ के आपको लौटा दी, उसने फ्री में पढ़ी, उसको फ़ायदा हुआ, आपको नुकसान नहीं हुआ क्योंकि आपको तो रखनी थी। बिल्कुल यही कॉमेंसलिज्म है कि मैंगो ट्री को नुकसान नहीं है, लेकिन जो ऑर्किड है उसे स्पेस मिल रहा है, जगह मिल रही है, और दैट इज कॉल्ड कॉमेंसलिज्म। पर आंसर हुआ कॉमेंसलिज्म। तो ऑर्किड का मैंगो ट्री पर ग्रो होना एपिफिटिक फॉर्म में, वो एग्जाम्पल कॉमेंसलिज्म का है। तो थर्ड क्वेश्चन भी आपको क्लियर कर दिया हमने। और अब ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है, मैच द कॉलम, और कॉलम वाले मैचिंग वाले क्वेश्चन बड़े अच्छे लगते हैं। तो उसमें अगर आपको चारों में एक दो भी आता है तो कई बार आपका काम चल जाता है। फिर भी सैप्रोफाइट्स वे प्लांट्स हैं, वे ऑर्गेनिज्म हैं जो दूसरे जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। यहाँ पर कहाँ है डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डेड के ऊपर डिकम्पोजिशन करता है वो सैप्रोफाइट है। तो यानी जहाँ पर ए का सेकंड है वो यहाँ दो जगह आ रहा है, देखते हैं कौन से बैठता है। ये तो सैप्रोफाइट तो हो गया सेकंड। पैरासाइट वो है जो लिविंग होस्ट से अपनी जरूरत पूरी करता है ना। जैसे लोगों के सर में जूं होती है, तो जो लाइस है, पेडिकुलस है, वो पैरासाइट है, और ह्यूमन उसका होस्ट हो गया। तो नुकसान ह्यूमन को हो रहा है, लाइस को फायदा हो रहा है। तो पैरासाइट लिविंग ऑन लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स, यानी पैरासाइट वो है जो लाइव प्लांट और एनिमल के ऊपर अपना सर्वाइवल करता है। यानी बी का हो गया थर्ड। तो आंसर देखो, ए का सेकंड, बी का थर्ड, और कहीं नहीं, आंसर तो यहीं आ रहा है। फिर भी लाइकेन्स स्ट्रेंज प्लांट्स हैं जिनमें एल्गल और फंगल कंपोनेंट्स का कंपोजिशन से बने होते हैं। यानी वहाँ पर क्या होगा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड सॉरी तो माइकोराइजा का है सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गे एंड फंजाई। लाइकेन का फोर्थ है, यहाँ फोर्थ आ रहा है क्योंकि लाइकेन्स एल्गे और फंजाई के सिम्बायोसिस एसोसिएशन बनती हैं। और उसके बाद जो माइकोराइजा है दैट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड प्लांट रूट। और इसको हम देख सकते हैं पाइनस में और साथ ही साथ ओक प्लांट में, यानी माइकोराइजा रूट और फंगस के बीच का रिलेशनशिप है।
दोनों को बेनिफिट होता है, इसलिए म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। जो रूट है वो फंगस को ऑर्गेनिक मैटर खाना प्रोवाइड करती है, और जो फंगस है वो प्लांट को एक्स्ट्रा वाटर, मिनरल्स, मेनली फॉस्फोरस प्रोवाइड करती है, और साथ ही साथ उस प्लांट को जो रूट पैथोजन है उनसे भी बचाती है। यहाँ पर आंसर आपका आ गया। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आंसर तो एक है लेकिन ऑप्शन 4 हैं, 4 ऑप्शन क्लियर करके चलेंगे तो 1 2 का 4 हो जाएगा, यानी एक ही क्वेश्चन से आपको 4 और एक्स्ट्रा क्वेश्चन का पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम आगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। वाई आर कैटल एंड गोट्स नॉट ब्राउजिंग द कैलोट्रोपिस ग्रोइंग इन द फील्ड? आप कई बार देखते हो कैलोट्रोपिस ओक प्लांट है, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा है, और कहीं भी उग जाए कोई उसको ग्रेज नहीं करता, ब्राउजिंग नहीं करता, कोई उसको नहीं चरता। उसका रीज़न क्या है कि उस प्लांट ने एक केमिकल बनाया हुआ है जो ग्रेजर के लिए, एनिमल के लिए हार्मफुल है। उसका नाम है कार्डियक ग्लाइकोसाइड। मेरा आंसर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। अगर कोई एनिमल उसको ग्रेज करता है, जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड केमिकल टॉक्सिक उसकी बॉडी में है, वो एनिमल के हार्ट में प्रॉब्लम कोज करता है और यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है। इसकी प्रेजेंस की वजह से ना तो गोट ना कोई और एनिमल उसको ग्रेज करेगा। आप अपने आसपास देख सकते हो, आपने कभी गाय भैंस को या किसी गोट को इस प्लांट को चरते हुए नहीं देखा होगा, बल्कि आप कहो उसकी लीफ एक गाय के सामने लेके जाओ, गोट सामने वो नहीं खाएगी। भले उसे केमिकल ना पता जो आप पता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड से, उसे पता है कि मेरे लिए हार्मफुल है। और जब कोई केमिकल प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसे बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। एक्चुअली कार्डियक ग्लाइकोसाइड एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है तो उसके कहीं ना कहीं सर्वाइवल प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहा है। इस वजह से उसको कैटल और गोट ग्रेज नहीं करते। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन जो है कि इन एज पिरामिड्स दिए हुए हैं ABC, और एज पिरामिड में हम जो पॉपुलेशन के 3 तरह के मेंबर हैं जिनको बोलते हैं प्री रिप्रोडक्टिव फेज, यानी वो मेंबर जो रिप्रोडक्शन नहीं करते, अभी बहुत यंग हैं, रिप्रोडक्शन एबिलिटी डेवलप नहीं हुई है। दे आर कॉल्ड मेंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव फेज, एंड हु परफॉर्म रिप्रोडक्शन दे आर कॉल्ड रिप्रोडक्टिव फेज मेंबर। और जो ओल्ड हो गए, हु हैव लॉस्ट एबिलिटी टू रिप्रोडक्शन, दे आर कॉल्ड पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज मेंबर्स। तो इन तीनों मेंबर को जब हम एक पिरामिड के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पिरामिड। और इन एज पिरामिड से हमें जो पॉपुलेशन है उसका क्या स्टेटस है, वो ग्रोइंग है, डेक्लाइन, स्टेबल है, ये पता चल जाता है। तो अगर किसी पॉपुलेशन में, याद रखिए, तीनों एज ग्रुप के मेंबर लगभग एक सेम रेशो में हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेबल पॉपुलेशन, वो स्टेबल पॉपुलेशन है। और अगर किसी पॉपुलेशन में यंग मेंबर्स ज़्यादा हैं, उसे हम ग्रोइंग पॉपुलेशन बोलते हैं, यानी वो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हायर रखती है, वो ग्रो करती जाती है और कहलाएगी ग्रोइंग पॉपुलेशन। और अगर किसी पॉपुलेशन में ओल्ड एज के मेंबर हु हैव लॉस्ट रिप्रोडक्शन एबिलिटी ज़्यादा हैं, वो डेक्लाइन पॉपुलेशन है। देखते हैं इसमें कहाँ है। इस ग्राफ में तीनों एज ग्रुप के मेंबर लगभग सेम रेशो में है, इसलिए पॉपुलेशन स्टेबल है। यहाँ पर स्टेबल एक लिए यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। अभी फिलहाल हम एक को मान चल रहे हैं। उसके बाद बी ऑप्शन में हम देखें, बी ग्राफ देखें, यहाँ पर जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज के मेंबर्स हैं वो ज़्यादा हैं, इसलिए ये पॉपुलेशन एक्सपेंडिंग होगी। बी का आंसर एक्सपेंडिंग है। और अगर हम सी ग्राफ को देखते हैं, सी पिरामिड देखते हैं, यहाँ पर जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज के मेंबर हैं वो ज़्यादा हैं, ये डेक्लाइन होगी, घटेगी। इसका सी को डेक्लाइन फेज बोलेंगे। यानी जो पिरामिड हमें दिए गए हैं ABC, उनके अकॉर्डिंग ए स्टेबल पॉपुलेशन शो करेगा, बी एक्सपेंडिंग ग्रोथ शो करेगा, और सी जो है वो डेक्लाइन पॉपुलेशन का है, जहाँ पर लगातार पॉपुलेशन घट रही। तो ये जो पिरामिड्स हैं, एज पिरामिड्स, दे हेल्प अस टू नो अबाउट स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। और 5 closely related species of warblers living on the same tree were able to avoid competition
एंड कोएग्जिस्ट। वार्बलर बर्ड की 5 स्पीसीज एक ही पेड़ पर, एक ही ट्री पर रह लेती हैं बिना किसी कंपटीशन के और बिना किसी आपस में इंटरफेरेंस के। ऐसा क्यों है? देखिए, कई बार आप क्लास में जाते हो तो सीट के लिए कुछ बच्चों मारा मार रहती है, कोई अपना बैग फेंकता है, कोई अपना पैर ही फेंक देता है, कोई मैं बैठूंगा कर ले, क्या करेगा, लड़ाई करते हैं, है ना। लेकिन कुछ समझदार भी होते हैं कि भैया ठीक है मैं तो पीछे बैठ जाऊंगा, मुझे तो पढ़ना ही है, मुझे लड़ाई नहीं करनी है। तो वो क्या होता है, वो डिवीज़न कर लेते हैं, बंटवारा कर लेते हैं, मैं यहाँ बैठता हूँ तो यहाँ बैठ जाए। और इसी तरह से कॉम्पिटिशन बचाने के लिए ज़्यादातर क्लास में बच्चों की सीटिंग नंबर दे दिया जाता है कि आपकी सीट ये है, आपकी सीट है, आपको यहाँ बैठना है। और मकसद क्या है, ताकि बच्चों में कोई इस तरह का स्ट्रगल ना हो, कोई उनके बीच में कॉम्पिटिशन ना हो, वो स्परिंग ना करें, झगड़ा ना करें। तो ऐसे ही वो 5 जो स्पीसीज़ हैं वो एक ही ब्रांच पर कैसे रह पाती हैं, उन्होंने बंटवारा किया हुआ है बिना कॉम्पिटिशन के कि भाई हमारी जो फॉरेजिंग टाइम है, खाना खाना टाइम है, वो अलग अलग, तुम इस टाइम जाओ, मैं इस टाइम जाऊँगी, हम इस टाइम जाएंगे, तो उनके बीच में कॉम्पिटिशन नहीं होता। तो दे सर्वाइव ऑन सेम प्लांट विदाउट कॉम्पिटिशन ड्यू टू डिफरेंस इन फॉरेजिंग एक्टिविटीज़। तो अगर हम सब साथ साथ ही करेंगे, कई जगह बंटवारा होता है, कई डिवीजन होता है, घर में भी जब कई बार होता है, अगर कोई किसी घर में 2-3 भाई हैं और रोज़ कुछ ना कुछ होता रहता है, शादी हो गई है तो पापा कहते हैं भाई तुम अलग रह लो, अब दीवार कर लो, तेरा ये तेरा वो, बंटवारा कर देते हैं। एक तरह से बंटवारा है जिसकी वजह से कंपटीशन को मिनिमाइज़ किया जाता है, ख़त्म किया जाता है। ये बर्ड्स इससे सर्वाइव कर पाती हैं कि उनकी फॉरेजिंग एक्टिविटी में डिफरेंस है। तो अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। और अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ 8 इंडिविजुअल्स, नंबर ध्यान देंगे, 8 इंडिविजुअल्स इन ए लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 80 फ्रूट फ्लाई। तो फ्रूट फ्ली जिसको हम बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च होती हैं और ये हमने जेनेटिक्स में पढ़ा है, फ्रूट फ्लाई। अब वो 8 इंडिविजुअल्स लेबोरेटरी में मर गए और 1 वीक के अंदर, और कितने में से मरे, 80 में से मरे। तो वो कहते हैं उस पॉपुलेशन का जो फ्रूट फ्लाई है उसका पर कैपिटा डेथ रेट कितना है। तो देखिए, पर कैपिटा डेथ रेट निकालने के लिए क्या करते हैं आप, पर कैपिटा डेथ रेट निकालते हैं, नंबर ऑफ डेड इंडिविजुअल, नंबर ऑफ डेथ हुआ है अपॉन नंबर ऑफ टोटल इंडिविजुअल। फॉर्मूला है, तो हम रफ फॉर्मूला हमने अपने आप ही कहीं सर बहुत सर्टिफाइड नहीं है, लेकिन आप क्या करोगे, कितनी डेथ हुई, 8 हुई, 8 फ्रूट फ्लाई डाई करी, मरी हैं, और कितने में से, 80 में से, तो यानी 80 टोटल फ्रूट फ्लाई थी, उनमें से 1 वीक में 8 मर गई। तो पर कैपिटा डेथ रेट क्या निकल के आएगा आपका, तो आप यहाँ पर पॉइंट लगा, 0 लगाओगे, पॉइंट लगा के तो क्या हो जाएगा, 0.1 आ जाएगा, 0.1, ठीक है। तो 0.1 आ रहा है और 0.1 आंसर ये ऑप्शन में दिया हुआ है। इस तरह से वो कुछ भी नंबर दे, अगर आपको पता निकालना कैसे है तो आप उसे निकाल सकते हैं। ऐसे बर्थ रेट का है, पर कैपिटा बर्थ रेट, तो उसमें यहाँ पर नंबर ऑफ बर्थ हो जाएगा और नीचे टोटल पॉपुलेशन रहेगी, टोटल यानी जो पहली पॉपुलेशन थी वो नंबर आएगा, और इसी तरह से आप उनका बर्थ रेट भी निकाल सकते हैं। ऐसा डेटा दिया हुआ है एनसीईआरटी में, क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, इन ए पॉपुलेशन डेथ एंड बर्थ रेट इज कांस्टेंट सिंस लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 साल से उस पॉपुलेशन, ना तो कोई बर्थ हुआ ना डेथ हुआ, मतलब पॉपुलेशन कांस्टेंट है, जो जैसे थी उतने नंबर रहेगा। बट एवरी ईयर इन अप्रैल में हर महीने पॉपुलेशन इंक्रीज, अप्रैल बढ़ जाती है, एंड आफ्टर 2 मंथ्स अगेन बिकम अर्लियर, फिर जैसे कांस्टेंट थी फिर वैसे हो जाती है। नहीं, आप समझिए पॉपुलेशन में कोई बर्थ नहीं हो रहा, कोई डेथ नहीं हो रही, लेकिन अप्रैल के महीने में नंबर बढ़ रहा है। इसका मतलब बाहर से कुछ घूमने फिरने वाले आ रहे हैं,
जैसे अभी आप देखते हो कि बहुत सारे कई कंट्रीज से हमारे यहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स आई हुई हैं, फिर भाई हसनापुर में या और भी बहुत वेटलैंड्स में बहुत सारी बर्ड्स आई हुई हैं, मतलब डिफरेंट एरियाज से। तो कुछ दिन बाद वापस 2 महीने बाद वापस चले जाएंगे, तो उनके आने से पॉपुलेशन बढ़ गई, एंड दैट इज़ कॉल्ड माइग्रेशन। तो अगर कोई मेंबर कहीं से आते हैं और वापस चले जाते हैं कुछ टाइम बाद, द फिनोमेना कॉल्ड माइग्रेशन। तो बर्थ नहीं और डेथ नहीं हो रहा, फिर बढ़ रही है और फिर नॉर्मल हो जाती है 2 महीने बाद। तो इसका मतलब 2 महीने के लिए वहाँ पर माइग्रेटरी एनिमल्स आते हैं और इसलिए वो फ्लक्चुएशन होती है। यहाँ पर माइग्रेशन ये यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसकी वजह से वो अप्रैल में बढ़ जाती है, 2 महीने बाद वो वापस चले जाते हैं और फिर से अपनी नॉर्मल जो नंबर था वहाँ पर वो वापस पहुँच जाती है। पर जो चेंज हुआ है उसका रीजन बर्थ नहीं है, डेथ नहीं है, रीजन क्या है? माइग्रेशन। आंसर माइग्रेशन आ गया। और अब कैमोफ्लेज, इकोलॉजिकल अडेप्टेशन, रंग बदलना, तो अडेप्टेशन है। और आप कई बार देखते हो जो हमारे सोल्जर्स हैं, आर्मी पर्सन्स हैं, वो भी उनकी जो यूनिफॉर्म होती है वो काफ़ी हद तक जहाँ पर वो ड्यूटी करते हैं उसके अकॉर्डिंग, वहाँ ग्रीनरी है या वहाँ पर डेजर्ट है कैसे, उसके अकॉर्डिंग उनका यूनिफॉर्म बनाई जाती है। और कई बार तो वो अपने ऊपर पेड़ पौधे पत्ते लगा लेते हैं ताकि वो आइडेंटिफाई ना हो, दुश्मन उसे आइडेंटिफाई ना कर सके। तो ऐसे ही कई सारे एनिमल अपना कलर चेंज करते हैं ताकि वो अपने दुश्मन से अपने आप को छुपा सकें, टू कंसील आइडेंटिटी फ्रॉम प्रीडेटर। तो दुश्मन नहीं देख पाएगा और वो प्रोटेक्टेड रहेंगे, तो इसलिए वो कैमोफ्लेज करते हैं, रंग बदलते हैं। तो कैमोफ्लेज चेंज ऑफ बॉडी कलर, और इसका पर्पज़ क्या है? टू डिसीव द प्रे, प्रे नहीं प्रीडेटर को देना है, तो डिसीव द प्रीडेटर एनिमल्स, यानी आंसर बी है, जो उसको खाने वाला है उसको धोखा देना है, उससे अपने आप को बचाना है ताकि वो उसको आइडेंटिफाई ना कर सके। और यही वजह है कि बहुत सारे इंसेक्ट जो लीव्स के ऊपर रहते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, दे आर ग्रीन कलर्ड, ताकि बर्ड्स तुम ना देख पाएँ। और कुछ तो अपनी शेप बिल्कुल लीफ जैसी की हुई है, आप देखना क्लास के बाद कैमोफ्लेज इन इंसेक्ट्स, तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा अरे ये तो इंसेक्ट तो लीफ है, एक्चुअली इंसेक्ट है। वैसे उसने क्यों किया है? ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, जो उसका प्रेडेटर है वो उसको लीफ मान के छोड़ दे, उस पर ध्यान ना दे। ये रिसीव द प्रेडेटर एनिमल। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। और एग्जाम्पल ऑफ टैक्सोडेसिट, टैक्सोडेसिट में धोखा, टैक्स के बेस पर धोखा कौन किसको दे रहा है, क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, है ना। तो देखिए प्लांट है मेडिटेरियन ऑफरिस, ये अपने एक फ्लावर के पेटल को डिजाइन कर लेता है जस्ट लाइक द फीमेल ऑफ मॉथ इंसेक्ट। जो मॉथ है, इंसेक्ट है, उसकी फीमेल जैसा अपने आप डिजाइन कर लेता है, उनको शेप साइज कलर वैसे रखता है, और यहाँ तक कि उसकी सेंट, उसकी फ्रेग्रेंस ऑलमोस्ट लाइक द फीमेल। और वो फीमेल नहीं, वो पेटल है, तो उसने अपने पेटल को मॉडिफाइड किया लाइक द फीमेल ऑफ इंसेक्ट। अब जो मेल है वो अट्रैक्ट होता है टुवर्ड दैट पेटल टू काउंट इट एज द फीमेल, कि फीमेल है, तो इवन वो उसके साथ कोऑपरेशन भी करता है, और वो फीमेल एक्चुअल फीमेल तो नहीं है, दैट इज कॉल्ड सूडो कोऑपरेशन। और इसी बीच जो ऑफरिस के पोलन ग्रेन हैं वो मेल की बॉडी से चिपक जाते हैं, तो अब उसने धोखा खा लिया, उसे पता नहीं चला कि मेरे साथ धोखा हो रहा है, और इस धोखे से प्लांट के पोलन ग्रेन उसके साथ चिपक गए, स्टिक हो गए। अब वो कहीं दूसरे फ्लावर जाकर धोखा खाएगा, तो वहाँ पर कुछ पोलन ग्रेन रिलीज हो सकते हैं, हो जाएंगे, और प्लांट का पोलिनेशन हो जाएगा। और ये धोखा देने वाला प्लांट ऑफरिस है, जो एक मेडिटेरियन ऑर्किड है। अब यहाँ पर ऑर्किड दिया हुआ है और ऑफरिस दिया हुआ है। ऑर्किड तो ग्रुप है, और उसमें से जो एक्चुअल है ऑफरिस ऑर्किड, वो ऑफरिस है, तो यहाँ पर आंसर ऑफरिस हुआ। अगर ऑफरिस या कुछ और होता तो फिर हम चेक करते ऑर्किड को। तो जो बिल्कुल क्लोजेस्ट आंसर होता है हम उसको फाइंड आउट करते हैं। जैसे मैं आप कहूँ कि आप रहते हो मेरठ में, तो सही बात है, लेकिन आप लिखो अपना एड्रेस, माई एड्रेस इज इंडिया यूपी मेरठ, तो
सबसे परफेक्ट जो आंसर होगा आपका मेरठ का आंसर होगा, है ना, क्योंकि वो आपका एक्चुअल होम है, होम टाउन है, होम सिटी है। चलिए, तो पर ऑफर से धोखा दे दिया, और धोखा दिया इंसेक्ट को, मेल को, फीमेल को नहीं, मेल को धोखा दिया है। और अब लाइकेंस आर द एसोसिएशन ऑफ, देखिए लाइकेंस मैं बार बार कहता हूँ स्ट्रेंज प्लांट है, क्योंकि ये दो प्लांट का जो कॉम्बिनेशन है उनसे बने हैं। और वो दो पार्ट कौन से, दो कंपोनेंट कौन से, लाइकेन इक्वल टू फंजाई, फंजाई प्लस एल्गी, है ना। तो लाइकेन के थैलस में कुछ पार्ट फंगल होता है, कुछ होता है एल्गल, और फंगल पार्ट को हम बोलते हैं माइकोबायोन्ट, दैट इज कॉल्ड माइकोबायोन्ट। और माइकोबायोन्ट, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंजाई होता है, तो माइको वर्ड फंगस के लिए आता है, और जो एल्गल पार्ट है उसे बोलते हैं फाइकोबायोन्ट। तो लाइकेंस में जो म्यूचुअलिज्म है, सिम्बायोसिस है, वो किस किस के बीच में है, फंजाई और एल्गी बीच में है। अब फंगल पार्ट क्या करेगा, ये करेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, साथ ही साथ परफॉर्म करेगा ए सेक्सुअल प्रोक्शन, सॉरी सेक्सुअल प्रोक्शन, साथ ही साथ परफॉर्म करेगा सेक्सुअल प्रोक्शन। तो मैं और क्लियर कर दूं, क्या काम करेगा, एब्जॉर्ब वाटर मिनरल्स एंड सेक्सुअल, ध्यान देना सेक्सुअल प्रोक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये करेगा। अब कितना अच्छा क्वेश्चन बना कि लाइकेन रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होगा, वो किसके अकॉर्डिंग होगा, जैसे फंगस में होता है, फंगल वाला होगा। अब एल्गी कह रहा है कि मैं करूंगा फोटोसिंथेसिस, खाना बना के देगा, फोटोसिंथेसिस करेगा एल्गल पार्ट, और साथ ही साथ ये सेक्सुअल प्रोडक्शन भी कर सकता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो बंटवारा हो रहा है, मिलजुल के काम कर रहे हैं, और कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि तुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, और बन जाती है लाइकेन। और हम जानते हैं लाइकेन्स आर द इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन, और एयर में भी SO2 पोल्यूशन, ये इंडिकेटर है, जहाँ पर SO2 पोल्यूशन होगा वहाँ ये ग्रो नहीं करेंगे। एक अच्छा क्वेश्चन, फंजाई, एल्गी, माइकोबायोन्ट, फाइकोबायोन्ट क्या क्या काम करते हैं वो पता चल गया। यहाँ पर जो ऑप्शन है, आंसर है वो है फंगस एंड एल्गा, एल्गा सिंगुलर है, एल्गी प्लूरल है। चलिए अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। और गोस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, गोस ने एक प्रिंसिपल दिया, बोलते हैं गोस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक्चुअली ये प्रिंसिपल ये कहता है, गोस ने कॉन्सेप्ट दिया कि टू स्पीसीज विच आर क्लोज रिलेटेड, जो काफ़ी क्लोज हैं, कैन नॉट को एग्जिस्ट फॉर लॉन्गर टाइम, वो साथ साथ रह सकते। ऐसा में भी होता है, कोई गेस्ट आ जाता है, एक दो दिन ठीक रहता है, अब वो कहेगी 15 दिन रहूँगा, तो घर में बेचैनी शुरू हो जाती है, कब जाएंगे, कैसे होंगे, ऐसे सोचते हैं, सोचना चाहिए। पर हाँ, ऐसा ख्याल दिमाग में आता है, ठीक है। तो ऐसे ही गोस ने कहा कि दो स्पीच जो सेम नेचर की हैं, जब उनको साथ साथ रखा जाता है, वो साथ साथ रहती हैं, तो लंबे टाइम नहीं रह सकती। वन सुपीरियर स्पीसीज आइदर एक्सपेल्ड आउट द अदर, बाहर निकाल देगी या फिर मार ही देगी, साथ साथ एग्जिस्ट नहीं करेगी। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पैरामीशियम पर, मैं थोड़ा और क्लियर कर दूं, पहले आंसर की बात कर दूं कि क्या आंसर निकल के आता है, टू क्लोज रिलेटेड स्पीसीज कॉम्पिटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज कैन नॉट को एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट। पहले आंसर है दो स्पीसीज साथ साथ रह रही हैं, वो एक साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकती, भले रिसोर्सेज अनलिमिटेड हों, यहाँ पर लिमिट नहीं, रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं। अब जरा एग्जाम्पल देखो, उन्होंने दो स्पीसीज दी पैरामीशियम की, पैरामीशियम ओरेलिया एंड पैरामीशियम ओडेटम, ये दो स्पीसीज, ठीक है, ये दो स्पीसीज दी उन्होंने, और इनको अलग अलग कल्चर किया। सेम कल्चर जो उसको चाहिए, वो उसको रिक्वायरमेंट दोनों पूरी हो रही थी, मस्त मस्त ग्रोथ हो रही थी,
जिस कल्चर में थी अपना ग्रो कर रही है, नंबर बढ़ा जिसमें अपना नंबर ग्रो कर रही है। फिर उन्होंने दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया, दोनों कल्चर को, यानी दोनों स्पीसीज एक साथ आ गई। एक साथ आने पर वो देखते हैं कि कल्चर में जो कोडेटम है इसका नंबर घटने लगा, और 7th डे आते आते वाज नॉट प्रेजेंट द कल्चर लाइफ फॉर्म, तो ये रह गई। न्यूट्रिशन कम नहीं था, रिसोर्स लिमिटेड नहीं था, पर जो एक नेचुरल कंपटीशन उनके बीच में है वो उसको उन्होंने एक्सप्रेस किया, और उस एक्सप्रेशन फिर जो ऑरेलिया है इसने इसको ख़त्म कर दिया। और ऐसी जो फ्लोर बीटल आर्टेगोन है, एक बोरा में ले लो, एक में एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज डाल दो, अलग खूब नंबर ग्रो करेंगी। जो साथ साथ दोनों आप फ्लोर एक साथ ले आओगे दोनों बीटल को, तो एक दूसरे को भगा देगा। ये गोज कॉम्प्लीट एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट को प्रूव करता है एग्जाम्पल के साथ। चलिए, तो ये हमें समझ में आ गया कि दो स्पीसीज सेम नेचर साथ साथ नहीं रह सकती। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार लगभग रिपीट सा लग रहा है मुझे, और हाँ इसके सेंस अलग है। 5 क्लोज रिलेटेड स्पीसीज ऑफ वार्बलर बर्ड्स टुगेदर लिविंग ऑन द सेम ट्री रिप्रेजेंट, जो वार्बलर बर्ड की 5 स्पीसीज हैं एक ही पेड़ पर रह रही हैं, उनमें वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? पहले तो याद रखो, मैक आर्थर ने इसको स्टडी किया था। वार्बलर बर्ड की जो स्पीसीज हैं एक ही प्लांट पर रह रही 5 स्पीसीज बिना कॉम्पिटिशन स्टडी करने वाले मैक आर्थर हैं, और बंटवारा करके वो रह रही थी, तेरा ये मेरा ये, तू वहाँ मैं यहाँ, तो वो है रिसोर्सेज पार्टीशनिंग। तो रिसोर्सेज पार्टीशनिंग वो फिनोमिना है डिफरेंट स्पीसीज कॉम्पिटिशन बचने के लिए जो रिसोर्सेज उनको डिवाइड कर लेती हैं ताकि उनके बीच में कॉम्पिटिशन ना हो। यानी यहाँ पर जो आंसर हुआ, मैक आर्थर ने स्टडी किया और क्या कॉन्सेप्ट दिया? रिसोर्सेज पार्टीशनिंग, जिसकी वजह से वो स्पीसीज साथ साथ रह लेती हैं, कोएग्जिस्ट करती हैं। और अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखिए, बायोटिक पोटेंशियल रेफर्स टू, बायोटिक पोटेंशियल वर्ड कई जगह आ चुका है, डार्विन का कॉन्सेप्ट है, और डार्विन कहता है कि कोई स्पीसीज कितनी फिट है उसका पता जो उसकी रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी उससे पता चलता है। जो स्पीसीज ज़्यादा रिप्रोडक्शन करती है, इट इज़ मोर फिट टू इट्स एनवायरमेंट। और अब देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। मैंने आइडिया दिया आपको, उसके बेस पर आंसर देखना है आपको। इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन अंडर ऑप्टिमम कंडीशन नहीं, नेचुरल की बात करेंगे, ऑप्टिमम कंडीशन तो ग्रोथ हो ही जाएगी, हर जगह थोड़ी नेचर में ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड कर देंगे। इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन अंडर गिविंग कंडीशन, ये भी नहीं है। इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन अंडर नेचुरल कंडीशंस, बिल्कुल सही है। नेचुरल कंडीशन में, नेचुरल एनवायरनमेंट में कोई स्पीसीज कितना रिप्रोडक्शन कर रही है वही उसका बायोटिक पोटेंशियल है, रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी है। और डार्विन ये कहता है, इसी से हमें पता लगा सकते हैं कौन स्पीसीज कितनी फिट है, कितनी अडेप्टेड है, क्योंकि अडेप्टेशन का फाइनल रिजल्ट रिप्रोडक्शन है। ठीक है, तो डार्विन कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो गया और क्वेश्चन आंसर मिल गया आपको। और अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, और वो है डेक्लाइनिंग फेज ऑफ ए पॉपुलेशन अकर्स व्हेन, यानी पॉपुलेशन को कब घटती है। तो सब सिंपल सा क्वेश्चन है, हालांकि ये कुछ बच्चों ने दिया है। एक्चुअली हम क्या करते हैं, जो हमारे बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं हम उनसे क्वेश्चन मांगते हैं, और हम बार बार कहते हैं आप भी क्वेश्चन भेज सकते हैं। जो भी बच्चा देखता है कोई भी किसी टॉपिक का भी, हम उसको सेलेक्ट करेंगे और कोशिश करेंगे एक परफेक्ट एक्सप्लेनेशन आपको मिले। तो अब रैंडमली सिलेक्शन है, उस हिसाब से क्वेश्चन है। डेक्लाइन फेज ऑफ ए पॉपुलेशन अकर्स व्हेन, बिल्कुल सिंपल सी बात है, डेथ ज़्यादा होंगी और पैदा कम होंगे, बर्थ कम होगा तो घट जाएगी पॉपुलेशन। व्हेन मोर्टेलिटी इज हायर देन नेटिलिटी, दैट इज कॉल्ड डेक्लाइन पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसमें सिंपल आंसर है मोर्टिलिटी हायर यहाँ पर, नेटिलिटी यहाँ पर है, कम है। ऑप्शन में मोर्टिलिटी इज हायर देन नेटिलिटी, इसलिए क्या हो गया, ऑप्शन डेक्लाइन हो गया। आप अपने आसपास देख लो, कहीं कोई भी जहाँ ज़्यादा प्लांट मर रहे हैं, पैदा कम हो रहे हैं, तो घटते जा रहे हैं, डेक्लाइन पॉपुलेशन है। किसी एनिमल को देख लो आप, कि बर्थ कम हो रहा है, डेथ ज़्यादा हो रही है, तो घट जाएगी। इस क्वेश्चन को हमने बस इस आंसर की बात कर ली, कोई बहुत ज़्यादा उधर की इफेक्ट नहीं। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व ऑफ टुडे इज, देखिए लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है, और हमने जाना 2 तरह की ग्रोथ पैटर्न है। एक को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फेज ग्रोथ,
वो लॉजिस्टिक ग्रोथ बोलते हैं। वो ग्रोथ में रिसोर्स लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। वो ग्रोथ होती रहती है, टाइम के साथ ग्रोथ होती रहती है और उसका हमें मिलता है जे शेप कर्व, बढ़ता जा रहा है जे शेप कर्व मिलता है। और जब रिसोर्स लिमिटेड हो जाते हैं तो हमें मिलता है सिग्मोइड कर्व, ठीक है। और तो जे शेप कर्व इस बात को रिप्रेजेंट करता है ग्रोथ एक्सपोनेंशियल फेज में है, लॉग फेज में है, अभी कॉम्पिटिशन नहीं है, रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो इस टाइम ह्यूमन पॉपुलेशन इस फेज में है, जे शेप्ड में है और अभी ग्रोथ लगातार होती जा रही है। आप डेटा देख लें, थोड़ा डेटा आप देखें। आपको याद है कि 1900 में वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज अबाउट 2 बिलियन, 2000 में वही पॉपुलेशन 6 बिलियन हो गई, 2011 में वही पॉपुलेशन 7.2 बिलियन हो गई और अब मोर देन 8 बिलियन है, तो भी लगातार बढ़ रही है। इंडिया की बात करें तो एट द टाइम ऑफ फ्रीडम इंडिपेंडेंस लगभग 35 करोड़ थी और आज मोर देन 140 करोड़ हो गई, 40 बढ़ गई। ये लगातार अभी बढ़ रही है और एक दिन ऐसे भी आएगा कि कैरिंग कैपेसिटी अचीव हो जाएगी यानी उसके रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाएंगे और फिर ये एस शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। पर फिलहाल अभी नहीं है, फिलहाल अभी ये जे शेप में है। तो इस टाइम ह्यूमन ग्रोथ एक्सपोनेंशियल फेज में चल रही है और उसके लिए हमें शेप कर्व मिल। और मैं और एक्सट्रीम बात करूं तो जो इकोलॉजिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि जो इस अर्थ की ह्यूमन के लिए कैरिंग कैपेसिटी है वो 50 बिलियन तक है। ये मतलब अभी कोई मतलब ऑथेंटिक बुक के पढ़ के बात कर रहा हूँ, अच्छी बुक के डेटा है, तो उनका ऐसा एक्सपेक्टेशन है, ऐसा एस्टिमेशन है कि 50 बिलियन तक इस अर्थ पर सर्वाइवल हो सकता है। मेरा अपना मानना ये है, इस तरह की मैं कोई बुक से बात कर रहा हूँ और जो मेरा अपना एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग इस अर्थ पर नंबर ऑफ लाइफ फिक्स है भैया। टोटल देखो वो बढ़ेगा ये घटेगा, ओवरऑल लगभग उतनी रहती है। इसका मतलब कि अर्थ का जो कैपेसिटी कैरिंग सबके लिए वो कांस्टेंट है और उसी में कोई घटा लो कोई बढ़ा लो तो दूसरे फर्क, एक बढ़े दूसरे घटने, दूसरे फर्क पड़ता है, वो घटना शुरू हो जाता है। ये मुझे ऐसा लगता है और ये ऑथेंटिक भी लगता है। मतलब मैं नहीं कह रहा कि आप अपने आप भी आप एनालाइज करो इस बात को, फैक्ट को। और अब ये है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, स्टेटमेंट इज और आर ट्रू फॉर ए पॉपुलेशन। चलिए देखते हैं क्या क्या कह रहा है। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल, बिल्कुल सही है। एक पॉपुलेशन जो है वो इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल का ग्रुप है जिनमें आपस में रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो का रिप्रोडक्शन डॉग से ही होगा, इंटरब्रीडिंग होगा, ठीक है। तो उसके जितने मेंबर है वो उसकी पॉपुलेशन। इट इंक्लूड्स इंडिविजुअल और डिफरेंट स्पीसीज, एक पॉपुलेशन में एक ही मेंबर के इंडिविजुअल इंक्लूड होंगे ये नहीं है, है ना। एक में एक ही तरह का होगा पॉपुलेशन जो है वो, तो फिर कम्युनिटी बन जाएगी। बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रोइंग ऑन ए पैटी डिश इज आल्सो पॉप, बिल्कुल सही है। तो आप बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हो, नंबर बढ़ा है, वो भी एक पॉपुलेशन है, माइक्रोब्स की पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम एज एंड सेक्स, ये गलत है भाई। पॉपुलेशन में सभी तरह के मेंबर हों, सभी एज ग्रुप के होंगे, यंग भी होंगे, यंगेस्ट भी होंगे, ओल्डर भी होंगे, तो सभी तरह के होंगे, नहीं कि एज ग्रुप के होंगे, सब यूथ होंगे, सब ओल्ड होंगे, ऐसा नहीं है। तो ये भी गलत हो गया। तो इसको दो से ही निकल के आए, ए और सी। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ए और सी, तो आप ए और सी, तो इसमें यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग गलत हो रहा है, वो डी आंसर मान लो आप, ए और सी, ठीक है। तो क्योंकि इंटरब्रीडिंग मेंबर की जो पॉपुलेशन है, ग्रुप है, वो पॉपुलेशन बनाएगी और बैक्टीरियल ग्रोथ हम कर रहे हैं पेट डिश में, वो भी एक पॉपुलेशन है। ये दो आंसर, दो ऑप्शन हमारे सही हैं पॉपुलेशन, ए एंड सी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और पॉपुलेशन साइज ऑफ एन एरिया कैन बी एस्टिमेटेड विद द हेल्प ऑफ, आप किसी एरिया में कोई पॉपुलेशन काउंटिंग करना चाहते हो, डेंसिटी निकालना चाहते हो, तो कई तरह से उसको हम काउंट कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से मेथड्स में दिए गए हैं। काउंटिंग ऑफ ऑल इंडिविजुअल एट द एरिया, बिल्कुल सही है, इसे टोटल काउंटिंग मेथड बोलते हैं। टोटल काउंटिंग मेथड में हम सभी एज ग्रुप के मेंबर को काउंट करते हैं, बिल्कुल सही है। जैसे ह्यूमन काउंटिंग के लिए, ह्यूमन सेंसस के लिए टोटल काउंटिंग मेथड यूज होता है।
इसमें 1 टू लास्ट डे के लास्ट एज तक के मेंबर्स काउंट होंगे। जो आज पैदा वो भी, जो कल मर जाएगा वो भी काउंट होगा। सर्वाइवल जिसका आज है वो सब काउंट किए जाते हैं। बायोमास परसेंट कवर ये भी होता है। जो बड़े ट्रीज़ हैं, जैसे बैनियन ट्री है, बायोमास परसेंट कवर से हम करते हैं, कितना वो एरिया कवर कर रहा है ना, ये करते हैं। और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, पग मार्क्स और इवन फीकल पैलेशन लैट्रिन जो हैं उनसे काउंट करते हैं। ये तीनों मेथड हम तीनों तरीके यूज किए जाते हैं। ऑप्शन में है ए बी, ये तीनों डी, ऑल ए बी सी हम यूज करते हैं पॉपुलेशन साइज पता लगाने में या पॉपुलेशन डेंसिटी काउंट करने में। तो इसका आंसर हमारा डी हुआ। और चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्या है 20 को देखो। यही तो है ना, शुरुआत की थी पहले क्वेश्चन से और बढ़ते बढ़ते 20 लास्ट क्वेश्चन पर आ गए। ऐसे ही आपको करना होता है। जब आप पढ़ने शुरुआत करते हो तो शुरुआत थोड़ा 1-2 पेज, 4-4 पेज, फिर पूरा लेसन, फिर पूरी यूनिट, फिर पूरी बुक, ऐसे होता चला जाता है और लगातार करना होता है, पैसिव नहीं होना होता। और जिसने 8 to 10 मंथ्स जम के समझदारी से मेहनत कर ली, टारगेट को अचीव हमेशा करता है किसी फील्ड में हो। चलिए 20th क्वेश्चन क्या कह रहा है, आउट ऑफ द 4 बेसिक प्रोसेस गिवन बिलो। यहाँ 4 क्वेश्चन दिए गए हैं विच कॉन्ट्रीब्यूट एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एन एरिया। तो 4 कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, 4 फैक्ट दिए गए हैं। अब देखिए पॉपुलेशन बढ़ाने 2 फैक्टर पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। एक तो नेटिलिटी, बर्थ नेटिलिटी जो है इससे पॉपुलेशन बढ़ती है, इंक्रीज करेगी, ठीक है। एक बाहर से आ जाएं, बर्थ ना हो बाहर से आ जाएं। जैसे वेटिकन सिटी है, वहाँ पर बेसिकली जो मेल हैं, और वो भी वो मेल जो डेडिकेट हो चुके गॉड के लिए और उनको केवल गॉड से ही कंसर्न रह गया, अपनी पर्सनल लाइफ दे हैव फॉरगॉटन, खत्म कर दी, वही रहते हैं। फिर भी पॉपुलेशन बढ़ रही वहाँ की, क्योंकि बाहर से लोग जा रहे हैं। तो वो होता है इमिग्रेशन, है ना। याद रखो, अंदर आना, इमिग्रेशन। ये 2 फैक्टर बढ़ाने काम करते हैं, इंक्रीज करते हैं। और मोर्टेलिटी यानी डेथ, ये घटाएंगे, मोर्टेलिटी। एमिग्रेशन, छोड़ के जाना, एमिग्रेशन। ये 2 डिक्रीज करने वाले हैं, कम करने वाले हैं। तो घटाते ये हैं, बढ़ाते ये हैं। जिस पॉपुलेशन में नेटिविटी और इमिग्रेशन ज़्यादा होगा वो ग्रोइंग बढ़ेगी, और जिसमें मोर्टिलिटी या इमिग्रेशन ज़्यादा होगा वो घटेगी। सपोज कुछ इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं हमेशा के लिए, अमेरिका की सेटल हो रहे हैं, वो इमिग्रेंट हैं, इमिग्रेशन है, तो हमारी पॉपुलेशन घटेगी। और जहाँ जाके वो ऐड होंगे, जिस पॉपुलेशन में अमेरिका में जाके वो सेटलमेंट कर रहे हैं, यहाँ की जो एमिग्रेंट हैं और वहाँ के लिए इमिग्रेंट हैं, तो वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये 2 फैक्टर हैं। कई बार अभी आप पीछे क्वेश्चन था, बर्थ भी कांस्टेंट नहीं हो रहा है, डेथ भी नहीं हो रही है, और फिर भी घट बढ़ रही है, तो उसका रीजन इमिग्रेशन और एमिग्रेशन हो सकता है। यहाँ पर बढ़ाने वाले 2 फैक्टर नेटिलिटी और इमिग्रेशन है। अब किस ऑप्शन में ये है, ए और नेटिलिटी, ए और सी कहाँ है, देखो ए और सी पहले ऑप्शन में है। तो आंसर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आंसर तो पता चल जाएगा। तो वी हैव ट्राइंग टू डेवलप योर कॉन्सेप्ट, इसलिए हम पहले कोशिश करते हैं कि जो उनका मतलब है वो क्लियर हो जाए, उसके बाद आंसर तो पता चल जाएगा भाई ये आ रहे हैं और ये पैदा हो रहे हैं, तो दोनों बढ़ा रहे हैं। चलिए ए और सी हो गया। और ऐसे करते करते इस लेसन के हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और अब जब भी आप अपना लेसन तैयार करो ये, उसके बाद में क्वेश्चन को एक बार फिर दोबारा करके देखो, और कोई भी क्वेश्चन फिर लगता है कि नहीं हो रहा है तो उसको भी आप कीजिए। और बार बार कहते हैं कि आप हमारे स्टडी मटेरियल भी जो कोर्स ले सकते हैं, तो स्कैन करके आपको डिटेल मिल जाएंगी, और आप हमें जब रिक्वेस्ट करेंगे मैसेज भेज आपको तो वापस जवाब देंगे। और आज क्लास ही रोक रहे हैं। थैंक्स फॉर टुडे एंड सी यू नेक्स्ट क्लास for next lesson 20 questions.